अगर वो 2,75,00,000 लोगों को नौकरी देगा, भारत के सरकार में, भारत की सरकार में 30 लाख लोग काम करते। कितना? 30 लाख। तेजस्वी बोल रहा है कि 2,75,00,000 घर जो है उनको सबको नौकरी दूंगा। अब आप सोचिए, बिहार की जनता, सीमांचल की जनता इतनी भोली नहीं है कि तुम आकर लंबा छोड़ दो और वो कबूल कर ले। अच्छा, आपको मालूम, अगर चलिए मान लिए कोई यहां से उठ के बोलेगा ओवैसी तुम्हारे को क्या तकलीफ हो रही है, देगा वो। अच्छा देगा ना, कितना पैसा लगेगा? अभी अगर वो 2,75,00,000 लोगों को नौकरी देगा तो कम से कम 25,000 तो देना पड़ेगा ना, 25,000। अब तुम उसका हिसाब कर लो, उसके लिए पैसा पड़ेगा 8,28,000 करोड़ रुपए। 8,28,000 करोड़ रुपए। पूरा बिहार सरकार का बजट कितना है सालाना? 2 लाख करोड़ का। ये कहां से लाएंगे बाबा तुम 6 लाख? पैसा तो झाड़ पे नहीं उगता ना। तो तेजस्वी बोलेगा वैसी भड़काऊ भाषण देता है, वोट काटने है तुम्हारा, इस पर भरोसा मत करो। अरे बाबा तुम बताओ तो सही, कहां से लाओगे, किधर से लाओगे, किधर से लाओगे आप? क्या? अच्छा फिर बोलते कि अगर कोई सुनो बैठो, अगर कोई ये बोलता है कि इंटर्नशिप में हम नौजवान को फैक्ट्री में इतना पैसा देगा, कौन सी फैक्ट्री है यहां पर वो तो बता दो प्यारे, कौन तो बता दो ना। कुछ नहीं है मगर आकर बोल दिए। अच्छा आप ये बताइए, वक्फ का कानून पार्लियामेंट में बनता है ना, देश के लिए बना पार्लियामेंट में, बिहार सरकार ने तो नहीं बनाया। अगर बिहार सरकार बनाती तो दूसरी सरकार आके खत्म कर देती। मैं कह रहा हूं कि वक्फ का कानून काला कानून है। ये कह रहे हैं कमाएंगे तो कानून को बंद कर देंगे। कैसा बंद करेंगे? अरे पूरे देश का बना हुआ है बाबा। अगर तुझे नहीं मालूम तो कोई वकील को बिठाकर सुन ले, समझ ले, उसके बाद कुछ बोल दे। और फिर आप इस तरह की बात करके चले जाते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपको बता रहा हूं, मैं ठाकुरगंज की जनता को पैगाम दे रहा हूं, आप मेरी बात को गौर से सुनिए। तेजस्वी यादव के बगल में बैठकर वीआईपी पार्टी के हमारे मुकेश भाई को मैं सलाम करता हूं। उन्होंने अपनी समाज के इत्तेहाद पर पूरा भरोसा करके कहा कि मल्ला समाज तेजस्वी के साथ है। अगर हमको सत्ता मिलेगी तो मल्ला समाज पूरे बिहार में 3% उप मुख्यमंत्री मैं बनूंगा। वीआईपी ने कहा कि मल्ला का बेटा उप मुख्यमंत्री बनेगा और जो 17% अल्पसंख्यक समाज बिहार में है वो क्या करेगा? दरी बिछाएगा। तुम दरी बिछाओगे या मुख्यमंत्री बनोगे? हाथ उठाकर जवाब दो। तुम मुख्यमंत्री बनना चाहोगे? अरे जोर से बोलो कि मुख्यमंत्री बनेंगे। जब मुख्यमंत्री बनने का दावा कर रहे तो याद रखो मेरी इस बात को, अगर मल्ला का बेटा उप मुख्यमंत्री बनेगा तो मोहम्मद का बेटा भी प्रधानमंत्री या फिर मुख्यमंत्री बनेगा इंशाअल्लाह ताला। अबू बकर का बेटा भी मुख्यमंत्री बनेगा, उस्मान अली का बेटा भी मुख्यमंत्री बनेगा, उमर का बेटा भी बनेगा और फातिमा का बेटा भी बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा। यह कोई बात नहीं है कि हम अपने मकसद में कामयाबी हासिल ना कर सके। अपने ख्वाब देखो, याद रखो, तुम जितने ख्वाब देखोगे और अल्लाह की जात पर भरोसा करोगे और जुस्तजू करोगे हक के रास्ते में, तो जिस तरह तुम जुस्तजू करोगे रास्ते आराम से साफ होते जाएंगे। मगर अगर तुम पहले से ही सोच लोगे ये क्या बात कर रहा है, मेरे भाई ये होने वाली चीज है इंशाअल्लाह ताला। तो आप तैयार है अपना 3 लाख करोड़ का बजट है बिहार का, क्या ये 6 लाख करोड़ बजट नहीं हो सकता है? कैसे हो सकता है? एक साल में 6 लाख करोड़ एक साल में करेंगे ना। आप हमको उस जगह पे पहुंचाइए। अरे कोई हिसाब किताब इस पे किए हैं कि कैसे हर परिवार में नौकरी देंगे? हम अभी आपको सब समय आएगा तो हम धीरे धीरे सारे पत्ते यही बुझा रहे। हाँ। यही तेजस्वी यादव से मैं पूछ रहा हूँ, बोल रहे समय आएगा तो सब आपको बुझाएंगे कैसे हर परिवार को नौकरी देंगे। आप भी ये करें समय आएगा तो बुझाएंगे। मजा आने दीजिए ना थोड़ा। क्या मजा आने देंगे? वही कांग्रेस वाले पूछ रहे हैं, हम बताएंगे कैसे नौकरी देंगे। कब बताएंगे भाई? करेगा वो तेजस्वी जी कल थे, हर घर एक नौकरी देंगे। कैसे देंगे? हर घर। इन कल इनकी योग्यता के आधार पर देंगे। पढ़ल लिखल को बेरोजगार नहीं रहने देंगे, ये बात नहीं कलथिन हर घर एक नौकरी। तब मान ली कि हम 3 भाई हती, तीनों पढ़ल लिखल, तीनों के पत्नियों पढ़ल लिखल,
आ ई भाई हथिन ऐसा एके गो हथिन आ ई साफ अनपढ़ हथिन। मान लियो एक सेकंड के लिए ई चोर उचक्का हथिन, पूरा ई दारू बेचे वाला हथिन। तो हमारा घर में तो 6 गो पढ़ल लिखल, तो देखथिन तो एके गो के नौकरी, क्योंकि कहलथिन हर घर एक नौकरी। तो 6 गो में कै गो के मिल रही, तो हम तो 5 गो पहले लड़बई ओकरा से एगो से कि हम लेबो नौकरी, तो हम लेबो। तीनों गोतनी लड़ते कि ना हम बीए पास हती, हम नौकरी चाहिए ना, हम तीनों भाईबो लड़बई। पहले ना हो केकरो पिताजी मर जाए तो अनुकंपा पर नौकरी, तो भाई भाई में कितना दुश्मनी अभी हो छै। तो ई तब फिर तीनों भाई या तीनों गोतनी आपस में लड़ते, नौकरी हमरा चाहिए तो हमरा चाहिए। आप बोले है एक घर में एक नौकरी, आ ई मान लो दारू बेचे हथिन तहिया से, आ एके गो हथिन ऊपर पे, इनको एगो नौकरी तो एहो जथिन ऑफिस, हमहू जबै ऑफिस। ई न पढ़लथिन तैयो हिनका नौकरी, आ हम 6 गो हती पढ़ल तो एके गो के नौकरी, आ 5 गो रहते बेरोजगार। शिक्षा विभाग में हो गया, ये हो गया अपना 3 बीघा में पानियों चलेगा। तो बीए पास वाला के चपरासी के न नौकरी मिल रहा है। तो पीएचडी और बीए कैले है 1 करोड़ 40 लाख लड़का तो रेलवे ग्रुप डी के लिए एक बार फॉर्म भर देता है, और सबसे ज्यादा बिहार के रहता है। 1 करोड़ यहाँ से भरता है तब 40 लाख रहता है पूरे देश से ना। अब कितना नौकरी दे दीजिएगा हर घर, हर घर अगर नौकरी दे तब बिहार के बजटे नहीं तो 3 गुना वेतन देना होगा। भैया ने बड़ा वादा कर दिया है हर घर को नौकरी, कैसे होगा ये सब? अरे आधा तो हो जाएगा ना, 25% होगा ना, छोड़ दीजिए 100% नहीं होगा, 25% होगा ना। चाचा ने तो सरकारी नौकरी 20 साल में मात्र 18 लाख दिया है। अब सोचिए ना 20 साल में 18 लाख, और वो आदमी 17 महीने में 5 लाख दे दिया, तो कौन बेहतर है? नमस्कार। बड़े और समझदार लोग कह गए हैं कि अगर किसी को मानसिक और आर्थिक नुकसान पहुंचाना है तो उसे चुनाव लड़वा दो। अगर थोड़ा कमजोर है तो मुखिया का, और थोड़ा और मजबूत है तो विधायक का, और मजबूत है तो सांसदी का, वो अपने आप आ जाएगा लाइन पे। खेसारी लाल यादव कितना अच्छा ट्रेंडिंग स्टार, अच्छा खासा कमाई कर रहे थे। अब इनकी संगीत को भी लोग, आरजेडी और बीजेपी डिवाइड हो चुका है। अब लोग सोच रहे हैं, जो व्यक्ति खेसारी लाल यादव को पहले बहुत अच्छा समझदार समझते थे, खेसारी लाल यादव के इस बयान ने उनके अंदर के सारा ज्ञान बाहर कर दिया। आपको क्या जरूरत थी किसी के ऊपर पर्सनल टिप्पणी करने का, राम मंदिर और सनातन पर टिप्पणी करने का? जरूरत थी क्या? लेकिन एक समुदाय को खुश करने के लिए अगर आप इस तरह की बातें करते हैं तो कोई भी समुदाय जो पढ़ा लिखा है, समझदार है, वो इस तरह के बयान से कभी नहीं खुश हो सकता है, कभी नहीं। जो पढ़ा लिखा है, समझदार है, उसको इस तरह का ना बयान और ना इस तरह के नेता पसंद है। मतलब ये भारत सबका है ना। आज जो भारत में है, आप जाकर देखिए ना, लोगों के करीब जाकर देखिए, जिस गांव में, जिस शहर में, जिस मोहल्ले में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी धर्म के लोग रहते हैं, उनका आपस में कभी कोई मतभेद नहीं होता है, आपस में बहुत अच्छी तरह से रहते हैं। लेकिन ये राजनीति करने वाले जब आते हैं ना, तो उन्हें आपस में लड़ाने का, आपस में फूट डालने का खूब प्रयास करते हैं। खेसारी लाल यादव ने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ा है। हम भी खेसारी लाल यादव के सपोर्ट में बहुत सारे वीडियो बनाए, इनके सपोर्ट में खड़े रहे, इनकी बातों को गहरी से विश्लेषण किए, बहुत गहराई से। मतलब आप समझिए, खेसारी लाल यादव चुनाव लड़ रहे हैं, ठीक है, लड़िए, लेकिन सनातन राम मंदिर क्या जरूरत है भैया इसकी? आप अपनी बात कीजिए ना, आपके ऊपर कौन क्या कह रहा है। और एक बात और, अगर आप ध्यान देंगे तो खेसारी लाल यादव ने जितना पवन सिंह और निरहुआ के ऊपर टिक्का टिप्पणी करते हैं, वो लोग इनके ऊपर उतना नहीं करते हैं। पवन सिंह को देखिए, खेसारी लाल यादव के लिए वो ज्यादा कुछ नहीं कहते कि भाई पर्सनल है, हम पर्सनल लाइफ में क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ये हम आपस में क्यों एक दूसरे पर टिप्पणी करें। लेकिन खेसारी लाल यादव अपने अंदर का ज्ञान बाहर लाकर ये दिखा दिए कि भाई शिक्षा जरूरी है, बिना शिक्षा के कुछ नहीं हो सकता है। और खेसारी लाल यादव जो चुनाव लड़ रहे हैं, जहां तक जीतने की सवाल है,
उनके अंदर का ज्ञान जब बाहर आया तो जनता ने तय कर लिया कि ऐसे लोग गीत संगीत के क्षेत्र में अच्छे हैं और आप एक अच्छे इंसान भी हैं, लेकिन राजनीति आपके बस की बात नहीं है। आप राजनीति में आने से पहले इस तरह का बयान देकर यह साबित कर दिए कि आप जिस पार्टी में हैं उस पार्टी में जिस तरह के बयान लोग दे रहे हैं उसी रंग में आप भी रंग चुके हैं। हम तो यह समझते थे कि कोई अच्छा व्यक्ति, समझदार व्यक्ति है, अच्छा इंसान है, उसके ऊपर चाहे कोई कितना भी रंग चढ़ाने का प्रयास करे, लेकिन वो अपना असली रंग कभी नहीं खोता है। लेकिन शायद हम गलत थे। खेसारी लाल यादव भी उसी रंग में रंगे। आज देखिए ना, सोशल मीडिया पे तरह तरह की बातें हो रही है आरजेडी को लेकर। तेजस्वी यादव कहते हैं कि हम सत्ता में आएंगे तो करप्शन अगर मेरे ऊपर भी आरोप लगे तो आप और हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, मतलब बर्दाश्त किसी को करने भी नहीं देंगे, कार्रवाई करेंगे। लेकिन जो व्यक्ति इस तरह के बयान देने वाले, जो उनके समर्थक हैं, कट्टा बट्टा क्या क्या बातें कर रहे हैं, आरजेडी आई तो रंगदार मन तो वगैरह वगैरह, आप देखिए सोशल मीडिया पे हजारों इस तरह के बयान भरे पड़े हैं। आप इस पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं और आपको लग रहा है कि इससे आप जीत जाएंगे, तो दिल्ली दूर है। कहावत है ना, दिल्ली दूर है। तेजस्वी यादव एक तो वो खुद जिस तरह के पिछले कुछ दिनों से बयान दे रहे हैं, वायदे कर रहे हैं, अरे भाई देखिए वायदे कीजिए, लेकिन एक कॉमन सेंस की बात है कि अगर कोई समंदर में हजारों लीटर खौलता हुआ पानी डाल दे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हजारों लीटर मीठा जल भी डाल दे उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर कोई एक बाल्टी पानी में और 5 लीटर, अगर एक बाल्टी में 5 लीटर पानी है और उसमें अगर कोई 2 लीटर गर्म पानी डाल दे, मीठा जल डाल दे, तो उससे फर्क पड़ता है। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि मोदी जो दिए बयान वो क्या पूरा हो गया? भाई वो पूरे देश के लिए है, यानी एक समंदर, और ये सिर्फ बिहार के लिए यानी मात्र एक बाल्टी। उस बयान में और इस बयान में फर्क है। बिहार का बजट और पूरे देश का बजट, उसमें फर्क है। तो नौकरी प्लस रोजगार दोनों मिलाकर ये बयान अगर दिए होते तो थोड़ा अलग होता, लेकिन सिर्फ सरकारी नौकरी, इस बयान से तेजस्वी यादव की बोलती तो बंद है ही, उनकी पार्टी का मंटाधार हो चुका है। लोग समझ नहीं पा रहे हैं भाई कि इस बयान को कितना सीरियस ले। लोग ये कह रहे हैं ना कि कैसे कोई तो ब्लूप्रिंट होगा, कैसे संभव है? संभव ही नहीं है, असंभव है। तो जाहिर सी बात है खेसारी लाल यादव की लूटिया डूब चुकी है, और जो वो वादा करते थे ना कि हम बहुत बड़े ये हैं वो हैं, वो भी लोगों ने देख लिया। और अब उनके गीत संगीत के क्षेत्र में भी बहुत फर्क पड़ने वाला है। समय बताएगा। हम जो आपको बता रहे हैं ना, ये लेटेस्ट है, और इसका परिणाम जो आएगा उसमें थोड़ा समय लगेगा। अभी इलेक्शन है, इलेक्शन खत्म होने दीजिए, इसके बाद रिजल्ट पता लग जाएगा, और इसके बाद खेसारी लाल यादव का वो ट्रेंडिंग स्टार कहाँ गया? वही अब बढ़ चुका है। ये खेसारी लाल यादव का संगीत भी बढ़ चुका है। अब खेसारी लाल को वही लोग सुनेंगे जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। जो पहले सपोर्ट करते थे आज वो विरोध कर रहे हैं। जरूरत नहीं थी, आज उनके ही इंडस्ट्री के लोग, भोजपुरी समाज के लोग आज खेसारी लाल के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं कि क्या जरूरत थी? आपका नेता कुंभ को फालतू बताते हैं, राम मंदिर पे आप सवाल उठाते हैं। यही बात क्या आप हज यात्रियों के लिए, यही बात क्या आप मस्जिदों गुरुद्वारों के लिए? और जहां तक सवाल है रोजगार का, इसका जवाब हमने पहले भी दिया है। खान सर के एक बयान से भी सुनाया है कि मंदिर मस्जिद से क्या। भाई देखिए, सबसे पहले इंसान है, इंसान के बाद देश, देश के बाद संविधान, और संविधान के बाद धर्म ही आता है।
जो एक दूसरे से जोड़ कर रखता है। अगर ये सब नहीं पता है तो जरूरत क्या है फालतू का ज्ञान देने की? कौन ये सजेशन कौन देता है किस तरह का बयान आप दें और आप चुनाव जीत जाएंगे? मतलब ऐसा लग रहा है ना कि इस तरह के बयान दिए बिना जिस पार्टी में ये हैं उनका राजनीति चलेगा ही नहीं। भाई कौन क्या बयान देता है उस पर नहीं जाएंगे, देने दीजिए। आप जो असली मुद्दा उस पर कायम रहिए। एक तरफ आप कहते हैं कि मेरा फलना बाप है, फलना बाप है, फलना बाप के समान है, और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि कब बनाया, कैसे बनाया। लोग पागल नहीं है, जनता को मूर्ख मत समझिए। वो आपका पहला बयान और आज का बयान लोग सब सोशल मीडिया पर खोल कर रख दिए हैं। लोगों को मूर्ख समझने की गलती ना करिए। बाकी आप खुद हैं।